नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के शराब नीति केस में सुनवाई को लेकर है, जहां अंतरिम जमानत की मांग की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर शिमला में मस्जिद निर्माण पर मचे बवाल को लेकर है। मस्जिद को तोड़ने की मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा भाजपा में मची उथल पुथल को लेकर है, जहां भाजपा के मंत्री और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावती हो गए हैं। और चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। गौरतलब है कि सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक आलोक शोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, केजरीवाल की लगातार सुनवाई हो रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। ऐसे में एक बार उन्हें एक केस में जमानत मिल चुकी है, दूसरे केस में माफ कीजिएगा ईडी वाले केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है, सीबीआई वाले केस में अभी सुनवाई की जा रही है। यह अगली सुनवाई है, देखना होगा कि उन्हें जमानत मिलती है। ऐसे में क्या जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील की ओर से दी गई हैं, क्या उन्हें वह जमानत दिला पाएगी? जी अभिनय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जरह चल रही है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके का सीबीआई के वकील ने कहा कि पहले तो इनको ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए, मुकदमा तो ट्रायल कोर्ट में है, आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप को स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर दिल्ली में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे पहले जो है आप सुप्रीम कोर्ट में चले आए। तो हमें लगता है इस प्रकार की जो टेक्निकल जो फ्लॉ है, जिस तरीके की टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, तो इसमें हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस बात को एक्सेप्ट करे कि उनको पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए जमानत के लिए। अगर वहां से जमानत नहीं मिलती है तब वो हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की जो जमानत है उसको एक जो आधार बनाकर दलील दी गई है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, इसको लेकर भी दलील दी गई है। क्या जो आधार बनाया जा रहा है मनीष सिसोदिया की जमानत को, क्या इससे उन्हें जमानत मिल सकती है? क्योंकि अंतरिम जमानत की भी नेगोशिएशन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कोर्ट में उनके वकील, केजरीवाल के वकील कर रहे हैं। जी अभिनव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस केस को आप देखिए तो पहले ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी, जिसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी जो आप कह रहे हैं कि जमानत जो है वो नियम है, वो जेल अपवाद है, किसी भी व्यक्ति को हम कब तक जेल में रख सकते हैं। 4 सीटें अगर आपकी प्रस्तुत हो चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में जो है जमानत अभियुक्त को, आरोपी को मिल सकती है जी। तो और उनको बाद में जमानत भी मिली। इसमें संजय सिंह भी को भी जमानत मिल चुकी है और काफी लोग इसमें जो कविता जी हैं उनको भी जमानत मिल चुकी है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे एक टेक्निकलिटी फंसेगी कि कहीं उनको फिर से ट्रायल कोर्ट ना जाना पड़े अरविंद जी को जमानत के लिए। चूंकि आलोक जी, जैसा आपने बताया कि ट्रायल कोर्ट अगर मान लीजिए वह जाते हैं, ट्रायल कोर्ट से उन्हें पहले भी जमानत मिल चुकी है, ऐसे में ट्रायल कोर्ट से अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या भी वह उस जमानत को आगे जारी रखेगा या आगे कहीं टेक्निकलिटी में सॉलिसिटर जनरल की ओर से या कहीं और किसी जो चार्जशीट है उसमें सबूतों के आधार पर उन्हें रोका जा सकता है, भी फिलहाल के लिए जेल में या बाहर आएंगे?
देखिए ये सीबीआई के ऊपर है कि अगर जब ट्रायल कोर्ट में जाते हैं और जी वहां पे सीबीआई का वकील या जी सीबीआई जो है उसका विरोध करती है, तो उसके बावजूद भी उनको जमानत जी मिलती है, तो जाहिर सी बात है सीबीआई के पास भी ऑप्शंस है, वो हाई कोर्ट में जा जाएगा उनकी जमानत के विरुद्ध। वहां पे आपका जो है तारीखें लगेगी और उसके बाद हाई कोर्ट के जो निर्णय होगा उसके बाद जो है जी आप अगर उनके फेवर में नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चाहे वो सीबीआई की जो हो या आपके अरविंद केजरीवाल साहब हो। तो कुल जी मिला के आप देखते हैं कि जो एक स्टेप बाय स्टेप जो एक सिस्टम, न्याय का जो सिस्टम भारत में बना हुआ है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आप ट्रायल कोर्ट से आप हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्ट आप अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा जो है न्याय प्रक्रिया के विरोध में हो जाती। बिल्कुल न्याय मिले, बिल्कुल नियम के अनुसार मिले, वह भी ठीक लगेगा। आलोक जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है, जहां मस्जिद निर्माण के विरोध में उपनगर संजौली और चौड़ा मैदान में विभिन्न संगठनों के लोग एक साथ आकर स्थानीय लोग भी अब सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी धरने पर पहुंच गए हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। वहीं मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो कानून को हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, मस्जिद को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और भीड़ एक के जैसे ही दिन बीत रहे हैं वैसे भीड़ भी धरना स्थल पर बढ़ती जा रही है, और अब सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और तोड़ने की मांग 2 दिनों के अंदर की जा रही है। ऐसे में अपने ही मंत्री जब बैठ गए हैं तो सरकार को इस मस्जिद को तोड़ने में क्या कठिनाई सामने आ रही है? देखिए इस समय जो है हिमाचल अपने बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनदार को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको समय पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही, पेंशन नहीं मिल पा रही है, आर्थिक कष्ट से गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है। वहां पे एक संकट ये भी आ गया, डेमोग्राफी का आ गया। देवभूमि में ये माना जाता है कि वहां पे जो है मुस्लिम आबादी नहीं के बराबर होती है, लेकिन जिस तरीके से शिमला और शिमला के आसपास डेमोक्रेटिक जो आपका चेंज हो रहा है, जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वहां पे काफी मुस्लिम कम्युनिटी आके वहां पे बस रही है। जहां पे ये आपकी मस्जिद है, बताते हैं उसके आसपास जो है करीब 90% लोग जो है मुस्लिम आबादी है जी। क्योंकि ये मसला जो है कोर्ट में भी है और अवैध का है, इलीगल है। इसमें हमें लगता है कि चूंकि वहां के आसपास की आबादी जो है मुस्लिम की है, इसलिए सरकार जो है उसको ध्वस्त करने में थोड़ा सा उसमें डर महसूस कर रही है कि कहीं पे ऐसा ना हो कोई असामाजिक तत्व जो है कोई ऐसा उत्पात पैदा कर दे जिससे कि शांति व्यवस्था के लिए खतरा हो सके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो जो अवैध है, इसलिए सरकार हो चाहे कोर्ट हो, कोई उसका जो निर्णय जो होगा वो ही मान्य होगा। तो ऐसे में उम्मीद है कि थोड़ा सा शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन जो है वो इनका निर्णय लेने के स्थिति में जब होगा तभी वो निर्णय ले पाएगा। जी आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ ने जिस प्रकार से कहा है कि जो मंत्री हैं कांग्रेस के वह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, क्या
जो नियम के अनुसार अगर कोई काम करना होता है या जो अवैध निर्माण है उसको अगर हटवाना है तो क्या नियम के अनुसार चलना भाजपा की भाषा होती है? देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है। अगर वहां पे एक जैसे खबरें आ रही थी, बता रहे थे कि अगर वहां पे कहीं पे मंदिर होता है तो उसको हटाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, और कई मंदिरों को वहां से विस्थापित गया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मस्जिद का मामला है और वोट बैंक का मामला है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ऐसी स्थिति में और साथ में आप देखते हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना भी शासन प्रशासन का काम होता है। तो इन सब परिस्थितियों को देख के इस अवैध निर्माण पे जो भी निर्णय लेना होगा वो सोच समझ के और सही वक्त पे उचित समय जब आएगा तब ले लिया जाएगा। इसमें इस तरीके का नहीं सोचना चाहिए कि वो उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसको तो निस्तारण उसका होएगा ही। उसको अगर आप धर्म से जोड़ के और उसको जो उस पर राजनीति करने लगते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे भी किसी भी पंथ के हों, तो ये चीजें ठीक नहीं है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आलोक जी, इसी प्रकार का एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भी सामने आया था। वहां मदरसा था, यहां मस्जिद है, वह भी अवैध बताया जा रहा था लंबे समय से। वहां भी इसी तरह की डेमोग्राफी की कठिनाइयां और इसी तरह की देवभूमि वाला मामला था, और एक पहाड़ों वाली जो संस्कृति को बचाने के लिए भी लोगों की ओर से मांग की जा रही थी कि इस तरह से अवैध निर्माण को रोका जाए। क्या अगर या तो सरकार इसको नहीं ही हटवाती है, और अगर इसको हटवाती है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही वहां कानून व्यवस्था बनाना कितनी बड़ी कठिनाई साबित होगी सरकार के लिए? और अगर प्रदर्शनकारी, अगर मान लीजिए सरकार नहीं हटाती है, तो प्रदर्शनकारी आगे क्या करेंगे? उग्र प्रदर्शन किया जा सकता है क्या? आलोक जी। जी अभिनव जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपके सामने उत्तराखंड का जो है एक उदाहरण था। हल्द्वानी में आपने देखा था किस तरीके से वहां पे फायरिंग हो गई थी, और उसमें जो है उसके बाद आपने देखा था किस तरीके की शांति व्यवस्था में कितनी ज्यादा कठिनाई आई थी, और काफी समय कर्फ्यू भी रहा। तो इन सब परिस्थितियों और अवस्थाओं को देखने के बाद ही जो भी निर्णय होगा सोच समझ के होगा कि शांति तरीके से व्यवस्था, कानून और व्यवस्था बने रहे, किसी पे कोई आहत ना हो। और अगर निर्माण है और कोर्ट के आदेश हैं जी, और सरकार अगर चाहेगी तो उस निर्माण को जो है वो विस्थापित कर सकती है। बिल्कुल, सत्ता जब चाहेगी, सरकार जब चाहेगी, तभी उस निर्माण को हटाया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या सामने आता है। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां टिकट कटने से नाराज भाजपा नेताओं के बगावती सुर देखे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी है। बीजेपी द्वारा मौजूदा विधायकों को टिकट न देने का यह फैसला पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बन रहा है। दूसरी ओर देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावती सुर अपना लिए हैं। उन्होंने बगावत कर दी है। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सावित्री मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। हिसार सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जम्मू कश्मीर में जब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, पहली लिस्ट जारी की गई थी, इसी तरह के बगावती सुर, इसी तरह का प्रदर्शन वहां भी देखने को मिला था, और यहां तो जो सरकार में अभी मंत्री थे उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी जो भाजपा की एक अच्छी नेता मानी जाती थी सावित्री जिंदल, उन्होंने भी बगावत शुरू कर दी है। दोनों ने ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि हम भाजपा को सबक सिखाएंगे। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों पर क्या भाजपा जीत पाएगी या ये निर्दलीय उन्हें मात देंगे? आलोक जी। देखिए, पार्टी और संगठन से ऊपर कोई नहीं होता है, व्यक्ति ऊपर नहीं होता है। व्यक्ति तभी तक है जब तक पार्टी है। चुनाव पार्टी लड़ाई जाती है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी से संबंधित जो संगठन होते हैं,
उनकी मेहनत से जीतता है, इंडिविजुअल नहीं है। आप ठीक है, सावित्री जी की जहां तक बात है पैसे वाली हैं, काफी है, लेकिन आपको पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मालूम होना चाहिए। अगर हाई कमान ने इस बात पे कुछ कुछ उनके पास तथ्य होंगे जिसकी वजह से उनका टिकट कटा है। अब वर्तमान में आपने बता ही रहे कि वो वहां की मंत्री भी थी, तो ऐसे में आप जानते हैं कि 10 साल हो गए हैं तिवारा जो है चुनाव दंगल में जा रही है बीजेपी। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत लोगों का वहां पे जो होंगे, उनके बहुत से लोग होंगे जिनके काम नहीं हो पाए होंगे, उनका जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके प्रति जो है मन हट सा जाता है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए कुछ नए उम्मीदवार जो है पार्टी ने उतारे हैं। तो इन जो सीनियर लोग हैं, जो एक बार हैं जिसको वो फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं, जिंदगी भर वो पार्टी ने उनको दिया है और उनको पद दिया है, मंत्री बनाया है, तो अब समय आ गया है कि वो पार्टी को भी कुछ वापस लौटाए। इस तरीके का अपना जो है पर्सनल इशू बना के उनके खड़े होने से वो जो कैंडिडेट्स होता है या जो मंत्री विधायक होता है वो अपनी छवि ही खराब करता है, और भविष्य में पार्टी से जो है फिर से पुनः जुड़ने की स्थिति में उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। पार्टी को भी सोचना पड़ता है इनको दोबारा रखा जाए कि नहीं रखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यही पहले तो कोशिश करते हैं वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन के लोग हैं कि कोई बगावत ना हो, उनको शांत कर दिया जाए, ताकि जीतने के बाद अगर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो उनको कोई पद भी दिया जा सकता है। सरकार में बहुत से ऐसे पद होते हैं जो राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होते हैं, उनको लाल बत्ती नहीं मिलती है। हाँ, उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है कि आपको लाल बत्ती और मान मर्यादा आपकी बनी रहेगी, लेकिन कुछ लोग ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, वो पार्टी के लिए और अपने लिए वो एक खतरा कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो चूंकि वहां पे रह चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं, मंत्री हैं, कुछ ना कुछ तो उनका वहां पे उनका जो है वोट्स होंगे ही, वो वोट्स में कुछ परसेंटेज कटने के चांस रहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अभी समय है, समय रहते देखिए बहुत से लोगों को मना लिया जाएगा और उनके जो कैंडिडेचर है उनको वापस भी हो सकते हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से गठबंधनों कहा जाना ठीक रहेगा, चूंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी खबर निकलकर सामने आई है, दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी और जजपा ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है, उन्होंने भी अपने गठबंधन के साथ लड़ने का ऐलान किया है। तो जो गठबंधनों के खिलाफ जिस प्रकार से भाजपा मैदान में जा रही है, और ऐसे में नेताओं के बगावती सुर, अपने ही पार्टी के नेता जब पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे, उसके खिलाफ इस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के लिए कितनी मुश्किल ये राह रहने वाली है विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए? देखिए, भाजपा के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो तिबारा जा रही है, ट्रिक मारने जा रही है जी। तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई कम नहीं होता है जी। और आप देख रहे हैं कि वहां पे भी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस तरीके का योगी फैक्टर चलता है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई योगी जी अपनी दम पे जो है चुनाव जिता सकते हैं। ऐसा वहां पे कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है, ना मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा है। क्योंकि अभी आपने देखा था कट्टर साहब रहते और जल्दी उनको बदल के नायब सिंह सैनी साहब को लाया गया था, एक ओबीसी चेहरा लाया गया था जी। लेकिन तब भी एक छोटी स्टेट है, और छोटी स्टेट्स में आप देख रहे हैं कि वहां पे हमेशा बीजेपी या कांग्रेस के बीच में लड़ाई चलती थी। अब कुछ छोटे छोटे दल आ गए हैं, जैसे आप जेजीपी की बात कर रहे हैं और आप आजाद समाज की बात कर रहे हैं, तो ये अभी छोटे दल हैं, इनका बहुत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनका आपस में गठबंधन हो गया। लेकिन जहां तक आप पार्टी का सवाल है, आप पार्टी 10 सीटें मांग रही है और 5 सीटें कांग्रेस देने को वायदा कर रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 तक बात हो चुकी है। तो देखने वाली बात है कि आप और कांग्रेस का गठबंधन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर हो पाता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिलेगी, 1-2% का इजाफा हो सकता है उसके वोटों में। आलोक जी, जिस प्रकार से इस तरह मांगे निकलकर सामने आई थी, और जैसा कि दुष्यंत चौटाला जो कि मंत्री थे सरकार में, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है, पार्टी छोड़ ही दी है। ऐसे में जो दुष्यंत चौटाला हैं, जो उनके खिलाफ, उनकी बारे में यह भी बातें निकलकर सामने आई थी कि वह आरएसएस का जो एक
वेरिफिकेशन होता है या आप कहें कि उनका सर्वे किया गया, उसके प्रभाव में वह ठीक नहीं बैठते थे, ऐसे में उनका टिकट काटा गया है। और भी कई जो, जैसे ये हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि ढंग से टिकट वितरण ना किया जाना, और जैसा यूपी में भी देखा गया कि जब सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए, ऐसे में वह हार भी गए और काफी करारी हार का सामना भाजपा को सामना करना पड़ा, काफी कम सीटें मिली हैं। ऐसे में अगर ऐसे में पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है तो ये जो निर्दलीय नेता हैं ये कितनी बड़े नुकसान कर सकते हैं, अगर ये अभी तो ये निर्दलीय हैं, अगर ये किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं? देखिए, कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो ऐसे सूरत हाल में, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, हेलो जी आलोक जी, जी। तो ऐसे में कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जिस तरीके की आपको हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, और उसका मुख्य कारण था कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था वो सही नहीं था। कई जगह देखा गया कि कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं था। ऐसे में बीजेपी इस बार बहुत ध्यान रख रही विधानसभा के चुनाव में, और वो देख रही कि जो सिटिंग एमएलए हैं या जो मंत्री हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी रिपोर्ट्स आई होंगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, अगर उनकी ठीक नहीं है तो उनको बदलने का काम किया गया। ऐसे में सबसे बड़ी प्राथमिकता संगठन के सामने और पार्टी के सामने होता है कि उनको जो है मना लिया जाए, और अगर नहीं मानते हैं तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी वहां का एक बड़ा मजबूत पार्टी है, उनके भी पुराने कार्यकर्ता है, उनके पास है। तो ये जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको वहां पार्टी में एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी तो विनेश और बजरंगी को कहां से लड़ाया जाए, इस पर बात चल रही है। तो अगर बीजेपी से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। इसलिए हमको लग रहा है कि जो बीजेपी छोड़ के जाएंगे और उसमें कुछ लोग अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, उससे पार्टी को कोई विशेष मतलब नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टी को निर्दलीय से नहीं नुकसान होगा, हालांकि ऐसा भी लगता है कि कुछ वोट वो काट सकते हैं, लेकिन चलिए बात करते हैं जो 67 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था, उसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 10 जो दल बदलू नेता हैं उन्हें भी पार्टी ने अपने टिकट पर लड़ाने जा रही है। 10 दल बदलू नेताओं को भाजपा ने टिकट दिया है और वह उन्हें लड़ाने जा रही है। क्या जो दल बदलू नेता जो लोकसभा चुनाव में इतने कारगर साबित नहीं हुए थे भाजपा के लिए, क्या दल बदलू नेता जो अब भाजपा में हैं, भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे, क्या अब कारगर साबित हो सकेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आलोक जी। अभिनव जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब जो वहां की जनता ही दे पाएगी, और जब वोटिंग्स होगी तभी इसका जवाब निकल पाएगा। यहाँ से हम लोग कुछ भी अनुमान लगाए कि जाति के आधार पे या लोकप्रियता के आधार पे हमको इतना वोट मिलता है, लेकिन पार्टी और पार्टी का सिंबल बहुत मायने करता है। अगर आप वहां पे चुनाव में आपको अगर पार्टी की जिसकी आपने सेवा की है उसने टिकट नहीं दिया तो कुछ ना कुछ कमियां खामियां देखी होंगी, उस कमियां खामियां को दूर कर से ही आपको टिकट नहीं मिला होगा, और वही आप परिस्थिति लेके जो है आ गए हैं दूसरी पार्टी में। तो दोनों तरफ है, जिस पार्टी में गए हैं उनके लोगों ने भी सोचा होगा कि इनके लिए इनको क्या किया जा सकता है, ये हमारे लिए जो है फायदेमंद साबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी से जो जा रहे हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस जो है अपने क्या टिकट नहीं दे रही, लेकिन कांग्रेस से जो आ रहे हैं या किसी और दल से आ रहे हैं उनको जो है बीजेपी अपने क्या एकोमोडेट कर रही है। ये बहुत हम लोग के लिए राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि अगर कोई दल बदल करके आता है तो क्या उसकी जो है जीत की संभावना बनी रहती है कि नहीं होगी। ये जो आए हैं उनके आंकड़े ही बता पाएंगे, कि रिजल्ट ही बता पाएगा कि ये जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उसका सही उत्तर समय ही के पास है। जी बिल्कुल, अंत में यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जनता है, जनता ही सभी के भाग्य का फैसला करेगी। दल बदलू जीतेंगे या भाजपा जिन्हें टिकट दे रही है, जिन्हें अपना दूसरे दलों से आए हैं अपना बनाकर टिकट दे रही है, ऐसे में जिता पाएंगे
या फिर से वही देखना पड़ेगा। वह तो जनता बताएगी और जनता के बाद जो मतगणना के दिन पता चलेगा कि किस तरह से जनता ने क्या अपना जनमत दिया है। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हर छोटे बड़े मुद्दे पर सियासत गरमा रही है। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने का मामला सामने आया गया, जिस पर सियासत गरमा गई है। इस बीच राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में मूर्तिकार जयदीप आपटे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। वहीं मूर्तिकार जयदीप आपटे की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने परसों ही कहा था कि जयदीप आपटे हो या कोई और हो, वो कानून के ऊपर नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और किया भी गया है। जहां विपक्ष के लोग भी इस पर राजनीति कर रहे थे, उनके लिए ये एक चपत के समान है। जयदीप आपटे के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह घटना बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन उसका राजनीतिकरण करना भी दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनवाएगी। बता दें कि इस मामले में महाविकास अघाड़ी ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। वहीं राहुल गांधी ने शिवाजी की मूर्ति गिरने पर कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने शिवाजी की मूर्ति पर माफी मांगी। क्या यह माफी भ्रष्टाचार के लिए थी? पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं। चलिए 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।